देखिए, दो कम्युनिटी ज़्यादा करें, एक तो मुस्लिम और हिंदू। हिंदुओं में भी हमारा जो समाज है, पहले मारू समाज कहलाता था। ये लोग, इन लोगों को अहिल्याबाई द्वारा, ऐसा बताते हैं, ये मांडव से लाया गया और यहाँ पर ये बुनाई उद्योग प्रारंभ किया गया। उनका आइडिया ये था कि क्योंकि वो अपने बेटे की गवर्नर थी, रूल कर रही थी, तो उनको कुछ गिफ्ट देना रहता था अपने जो दूसरी रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी। तो उन्होंने तय किया कि कपड़ा एक काफ़ी पवित्र और अच्छी चीज़ है, तो हमें वो कपड़ा बना के देना चाहिए। तो उन्होंने वीवर्स बुलाया और यहाँ पर सेटल किए। My husband's family were the rulers of this particular area of Madhya Pradesh, a state called Indore, and they were also the traditional patrons of Maheshwar's handloom weaving community. It was a sort of a symbiotic relationship, and the ruling family, the Holkar family, looked after the weavers to some extent, and the weavers provided saris for the court of Indore. तो मराठी पैटर्न की ही साड़ियाँ ज़्यादा बनती थी और उनके कस्टमर भी जो थे, ग्राहक, वो भी महाराष्ट्र लोग थे। तो एक सीमित क्षेत्र में ही सीमित लोग उसके कस्टमर थे। परिस्थिति बस अप डाउन इसलिए चलता रहता था, मार्केट उतना बढ़िया नहीं था। और ये अप डाउन चलने से बुनकर लोग धीरे धीरे अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन हुआ उनका। अधिकांश लोग जो हैं वो इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, जहाँ भी उनको रोज़गार मिला, और पॉपुलेशन धीरे धीरे महेश्वर की कम होती गई। एक समय आया था जब महेश्वर की पॉपुलेशन 5000-6000 पे टिक गई थी। So we had come one day just to visit Maheshwar as a very beautiful place, but much neglected. Nobody was living here. Though there was an old fort palace, nobody was living here. And as we were walking around, a young man came up with some saris over his arm and said to us, can you please help our community, because we have no more livelihood. We can't survive the way things are right now. And we were completely unaware of this. We weren't even very much aware of the weaver community. But I saw that beautiful cloth. I realized that, oh my goodness, this is a treasure here.
This is a treasure which is not viewed as a treasure, and it's losing its life. It's not surviving and thriving as it should be. So maybe that's the Western way of looking at things. It was like, this is a call to action, you know, we've got to do something. तो उन्होंने जो 1978 में रेवा सोसाइटी बनाई और बहुत ही रियल और बहुत ही ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट किया जो कि अचीव किया जा सके कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए हैंडलूम में, दूसरा डिज़ाइन इनपुट दिया जाए और मार्केटिंग की जाए। इन्होंने उसका पैटर्न बदल दिया महेश्वरी साड़ियों का। महाराष्ट्र पैटर्न के बजाय ऑल इंडिया में जो जनरल पैटर्न चलता है वो बनाया और उसका मार्केट भी एग्जीबिशन के द्वारा डेवलप किया। हर बड़ी सिटियों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में एग्जीबिशन लगाना और प्रचार करना। उनके देखते हुए गांव के बुनकर भी उसी लाइन में लगे, उन्होंने भी अपना मार्केट डेवलप किया, नई वैरायटी पे आए और काम चालू हुआ है। तो जिस ढंग से रेवा सोसाइटी ने इन तीनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, तो 200 लोगों से जब वो स्थिति थी महेश्वर में, आज हम देखें महेश्वर में करीब 3000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो जो महेश्वरी वीव अपने एक ग्लोरियस पीरियड में था रॉयल टाइम में, फिर वो नीचे गया और रेवा सोसाइटी के आने के बाद से फिर से वो ऊपर गया। वहाँ स्थिति काम की पोजीशन बहुत डाउन है, तो हम लोग यहाँ पर काम करने आते हैं ताकि 2-4 पैसे हम कमा सकें। और वहाँ पर काम तो ये मान के चलो, अगर काम हो तो थोड़ा बहुत काम हो सकता है, जब काम ही नहीं है तो कहाँ से काम होगा, क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर 10 घर का काम आया है 100 घर तो नहीं पूर्ति हो पाती है, इस वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा। हम यहाँ पर जब आए तो हमको तो ये लग रहा था कि हम कैसे रहेंगे और कैसे काम करेंगे, क्योंकि हमने कभी ये काम भी नहीं देखा था। तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने जिसके पास काम लगाया उन्होंने सब हमको बैठा के बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, तो हम यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छा कहते हैं और जगहों से यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमको भी मालूम नहीं था, हमारे साले साहब फ़ोन किया ये चले आओ, अब बहुत परेशानी में हो, तो हमने सोचा चले जाएं, अपने फैमिली छोड़ के चले जाएं, अल्लाह ताला हो सकता है कामयाबी भी बना दे। तो इसलिए हमने चला आया। यहाँ आया तो हमारे साले साहब ने काम भी धुनवाया, 4 काम हमने छोड़ा, 5वें काम पे जम गया। ये अल्लाह का एहसान है, बहुत बहुत बड़ा एहसान है। वहाँ पर रुमाल बनता है 50 इंची, उसको कहते हैं ठाकुर की मोच। तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उसका काम भी पहले आया था, बहुत अच्छा था, मगर पता नहीं क्या हुआ, 2-4-6 महीने बहुत 6 महीने काम रहा होगा, उसके बाद में काम बंद हो गया। तो फिर वो काम ही नहीं आया। अब जिसके पास भी उसके रुमाल हैं तो आगे बिक्री ही नहीं उसकी, तो आगे जब बिक्री नहीं हो रही है तो सामने वाला बनवा नहीं रहा है, तो इस वजह से हम लोग परेशान हैं। पेट अगर सिर्फ हमको खाना पीने का खर्च देखना हो तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं।
अब मसला ये है कि हमको सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि कई तरीके के खर्चे हैं। हमको कपड़ा भी पहनना है और बाकी जो ज़रूरती सामान है। उसके बाद में अगर कोई अचानक बीमार हो गया तो करीबन कोई ऐसी भी बीमारी आ जाती है कि रखा रखा अगर 1-1.5 रुपया भी है तो वो भी खर्च हो जाता है। तो हमको ये भी देखना है कि अगले इंसान की दवा हो रही है, हमको उसकी दवा भी करना है। फलाने इंसान को ये चीज़ लग रही है, हमको वो चीज़ देना है। सिर्फ खाने से ही मुताबिक नहीं है। तो अगर वहाँ पर 100% हम कमा रहे हैं और यहाँ पर 1000% है तो हमको यहाँ पर पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर 100% वो कम पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर रहते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हर 10 साल में 20% लोग वीविंग का काम छोड़ देंगे तो आने वाले 30 से 40 साल में हमारे देश में भी डिसअपीयर हो जाएगा हैंडलूम। अब वो अगर ख़त्म हो गया तो लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं गांव में, और दूसरा कोई मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट सोर्स है नहीं, तो अल्टीमेटली उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि ये जो 43 लाख लोग आज भी लगे हुए हैं वीविंग में, अगर ये लोगों के पास हैंडलूम नहीं बचा तो ये क्या सारे लोग शहरों में जाएंगे? क्या शहरों में इतना काम मिलेगा और क्या इनके लिए एक अच्छी लाइफ होगी? तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार को भी सोचना है, सिविल सोसाइटीज़ को भी सोचना है, जो कंज्यूमर है जो खरीदता है टेक्सटाइल उसको भी सोचना, क्योंकि आजकल जब हम सब सोशल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। I see that ironically, tragically, as India is thinking of terminating its handloom by putting it in direct competition with mechanized weaving, the world's desire for and appreciation of handmade things, including textiles, is growing in leaps and bounds. Everyone who writes to us to order something on email, they say, please, when you send us the textile, send us a photograph of the woman who wove it also. They want to know the whole story. It's the story that's selling now, as well as the product, in all things, I think. So it would be a terrible shame if this country does not support its handloom, and it would be a shame for rural India. देखिए आज के समय में अगर हम बात करें कि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है हैंडलूम और पावरलूम के बीच में, दोनों की डिमांड है और दोनों अपना काम कर रहे हैं, पर कम से कम 8 लोग लगे होते हैं हर एक कपड़े को बनाने के लिए, जिसमें कि धागे को वाइंड करना, उसका वार्प तैयार करना, स्ट्रीट साइजिंग करना, उसको लूम पर लगाना, उसको तैयार होने के बाद एक जन उसको वीव करेगा, एक जन फिर उसको वाइंड करके यान देगा वेफ्ट के लिए। तो ऐसे 8 लोग जुड़े होते हैं हैंडलूम में। पावरलूम में आप देखें कि सिर्फ एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो एक साथ कम से कम 2 पावरलूम को चला सकता है, और उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो रिप्लेस कर देगा करीब 10 वीवर्स को। एक दिन में वो इतना काम कर सकता है। और फिर आप दूसरे और एस्पेक्ट देखिए कि जिस ढंग से हमारा जो फ्यूल है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, जिस ढंग से वो कम होते जा रहे हैं और महंगे होते जा रहे हैं। अभी हमने इस्तेमाल करना कितने सालों से, 200 साल 300 साल पहले से शुरू किया है, लेकिन हमेशा ये बात आप न्यूज़ में देखेंगे कि ये ख़त्म हो रहा है, 50 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, 100 साल में ये ख़त्म हो जाए। सिविलाइजेशंस तो नहीं ख़त्म होंगी। और जैसे मैंने बोला, कपड़ा तो मेन इंडस्ट्री है, ये तो हमेशा सस्टेन करेगी। तो आप सोचिए कि अगर आज हैंडलूम बंद हो गया पूरा और उसको टेक ओवर कर लिया पावरलूम ने, पर पावरलूम तो हमेशा पावर से चलेगा, बिजली से चलेगा या दूसरे किसी एनर्जी सोर्स से चलेगा। ये दिन ब दिन महंगा होता जाएगा। तो जब ये महंगा होगा तो इसकी कॉस्ट तो पावरलूम की हमारे कपड़े में जुड़ेगी।
तो आज जो कपड़ा हमें लगता है कि पावरलूम का सस्ता है, आप क्या सोच सकते हैं कि 50 साल बाद भी सस्ता होगा जब बिजली बहुत महंगी हो जाएगी? तो हम एक एनर्जी क्राइसिस वाली दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और उसी जो हम जानते हैं उस बात को जानते हुए भी ये तो बहुत अजीब होगा कि हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, फिर भी हम आज वो परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं कि नहीं, हैंडलूम को ख़त्म कर दो और सिर्फ हम पावरलूम से आगे अपने कपड़े को सोर्स करें। शुरुआत में हमारे भी ड्रीम्स नॉर्मल बॉयज़ की तरह थे कि हम बड़े होकर पढ़ाई करके डॉक्टरी इंजीनियर बने। फिर घर वाले भी इस हैंडलूम में आने से मना करते थे क्योंकि उनको लगता था कि इसमें मेहनत बहुत है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको समझते गए, इसका मार्केट देखा, क्राफ्ट सेक्टर कितना बड़ा है, तो हमने ये भी सोचा था इसको रिवाइव करते, जो दूसरे व्यूवर्स हैं उनको भी फ़ायदा मिले, अपन भी कुछ प्रॉफिट कमाए। इसलिए हमने फिर वुमेन व्यू से ट्रेनिंग ली, वहाँ पर हमने ग्रुप बनाया, बिजनेस चालू किया और अभी हमारा काफ़ी अच्छा टर्नओवर चल रहा है। हमने एक्टिवली फैब्रिकेशन में काम पिछले 2-3 साल से स्टार्ट किया है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है और हम फैब्रिकेशन में रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि फैब्रिकेशन बहुत आगे तक जाएगा। इसको हम एक फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली स्टेज में जब हमने स्टार्ट किया था तो मोस्टली हम लोगों का सभी का यही प्लान था कि एक कोई इंजीनियर बनना है या कोई डॉक्टर बनना है या कोई वकील बनना है। लेकिन जब हमें इसकी वैल्यू पता चली, जो हमारे हाथों में जो गोल्ड है, वो कहते हैं ना कि वी हैव गोल्ड्स इन आवर हैंड एंड वी डोंट नो इट। तो जब से हमें इसकी वैल्यू पता चली है, जब से हम लोगों ने इंटरेस्ट से काम करना स्टार्ट किया और पेरेंट्स की जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा था, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए सोचा और इस क्राफ्ट की इज्जत करने के लिए ध्यान दिया। हमारा ग्रुप का शुरुआत या कह सकते हैं कि इस तरह से बना कि वुमेन व्यू में एक बार डेविड गोल्ड स्मिथ, जिनका नाम है, फॉरेनर है, वो स्वीडन से आए थे और हम लोगों को इनवाइट किया था कि आप लोग आओ, आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाएगा हैंडलूम का। तो हम 20 to 25 बॉयज़ गए थे वहाँ पे, ट्रेनिंग लिया। 8-15 दिन का ट्रेनिंग था, 8 to 15 डेज़ का। और हमने वहाँ पर सीखा इंग्लिश के कीवर्ड्स जो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे सपोज़ बीटर, सटर, डॉबी, सेल्वेज, ये वर्ड हमको सीखने को मिले। डिज़ाइनर्स के साथ हमारा कांटेक्ट बनने लगे, वो कैसे सोचते हैं वो हमको पता लगने लगा कि हम लोग हैंडलूम में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी यहाँ पर हमारे क्राफ्ट को अच्छे से और कर सकते हैं, हम इसमें भी अच्छा करियर बना सकते हैं। फिर हम 6 लोगों को देखकर 1 साल होने के बाद में महेश्वर के दूसरे लोगों ने भी हमको देखा कि हाँ, ये अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अच्छा डील कर रहे हैं
और इन्होंने सोशल मीडिया में भी अपना पार्ट किया है। जैसे हमने फेसबुक पेज बनाया है, हमने वेबसाइट बनाई है। ये लोग ये देख के भी दूसरे स्टूडेंट्स हमको देखकर वो भी फिर ऐसे सोचने लगे कि हमको ज्वाइन करना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर से फिर 10 to 15% ज्वाइन किया इसमें। जैसे कई बार ये होता है कि हमारे घर पर क्लाइंट्स लोग आते हैं महेश्वर, जो विज़िट करने आते हैं फोर्ट वगैरह, तो वो साड़ी वगैरह लेने भी आते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि फॉरेनर लोग भी आते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती है, फिर जो हमारे पेरेंट्स लोग हैं, हमारे दादा लोग हैं, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर वो हमें बुलाते हैं या फिर देखते हैं कि ये कहाँ है, ये इनको हैंडल कर सकते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपन ने जो किया है वो सबके काम आ रहा है और हमें भी खुशी होती है। हम लोगों को टेक्निकली भी नॉलेज है और डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट का भी कुछ नॉलेज है। तो हमें तीनों चीज़ें आती है। जो वीवर से डील करना है वो टेक्निक्स भी आती है, वो कम्युनिकेशन भी आता है, और जो अपर लेवल पर थोड़ा क्लाइंट से या कुछ कस्टमर्स से डील करना है तो वो भी टेक्निक्स आती है। तो हम लोगों को जो क्लाइंट्स की डिज़ायर होती है, जो क्लाइंट्स चाहता है, वो उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना होती है वीवर की कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, और वो हम उसको डिज़ाइन के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। और हमें उम्मीद है और काफ़ी भरोसा है इस बात पे कि क्लाइंट्स हमसे खुश होते हैं इसमें। पहले वीवर्स जो हैं वो एक ही चीज़ बुनने के आदी थे कि हाँ बस एक बार जो डिज़ाइन सेट हो गया है, एक बार जो वो अपलोड हो गया है, बस वही हमेशा चलता रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल। बट हम लोग आए हैं, हम डिज़ाइनर्स से डील करते हैं, तो उनका क्या पॉइंट है, मार्केट का क्या डिमांड है, वो हम वीवर्स को समझाते हैं कि अगर हम इसको चेंज करते चलेंगे, हम डिज़ाइन चेंज करेंगे तो हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और हम मार्केट में टिके भी रह सकते हैं। तो अभी वीवर्स का ये मेंटेलिटी चेंज हुआ है कि वो 1 वॉप के बाद में 2 वॉप के बाद में डिज़ाइन भी चेंज करने को तैयार हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करने को तैयार है। तो हमको वहाँ पर ट्रेनिंग में जाने से एक ये भी फ़ायदा मिला है कि हम वीवर्स का मूड भी चेंज कर पाए हैं। आज हम जब भी नई डिज़ाइन बनाते हैं तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं और कुछ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। तो उससे भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है और इसका इम्पैक्ट भी जब फाइनल कस्टमर तक जाता है तो उससे भी हमें एडवांटेज मिलता है और काफ़ी प्रभावित होते हैं वो। भारत एक सांस्कृतिक देश है, तो बहुत से लोगों के हाथ मिलकर के एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स और उनकी भावनाएं भी झलकती है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यंग जनरेशन्स को, जो कि क्राफ्ट से जुड़ने से उन्हें जो फ़ायदा होगा। हम लोग कोई भी प्रोफेशन या कोई भी जॉब करते हैं तो फ्यूचर ओरिएंटेड करते हैं और पैसे को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हमें कितना पैसा मिलेगा इससे। और एक तरीका होता है संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। काफ़ी NGOs और फाउंडर्स काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, पैसा उनके पास है, लेकिन उन्हें एक संस्कृति को बचाना है, एक वैल्यू को बचाना है, एक क्राफ्ट को बचाना है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों के लिए काम करें तो यह होगा एक स्मार्ट तरीका जो कि क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपको पैसा तो मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, आपका लाइवलीहुड जीवन अच्छे तरीके से जिया जा सकता है क्राफ्ट से जुड़कर, तो इस तरीके से स्मार्ट जाया जा सकता है यंग जनरेशन्स को कि क्राफ्ट को भी बचा हुआ है, हमारी संस्कृति भी बची हुई है और हमारे जीवन जीने के लिए हमें अच्छा पैसा भी मिल रहा है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट इसकी कद्र कर रहा है। हमें बहुत ब्राइट फ्यूचर इसका दिखता है, क्योंकि हम आप जैसे जो शहर के लोग हैं 4 साल 6 साल डिज़ाइन स्कूल में जाते हैं और जो भी बनाते हैं वो बहुत आसानी से बिक जाता। आप सोचो जो
टेक्निकली जो इतने साउंड लोग हैं, जिन्होंने बच्चे थे तब से वीविंग जानते हैं, उनको भी वही स्किल मिल जाए तो आप देखो कितना बड़ा चेंज आ सकता है इस इंडस्ट्री में। और हमारा देश ना लीडर होगा इस चीज के लिए। When you say why should people outside care? They should care for eco-friendly reasons, they should care for heritage textile reasons, and they should care because 80% of the people who are involved in handloom in this country are women. And I think it's we women who care a lot about a lot of things, so we can care about employment for women in rural India. बुनकरों के लिए कहना चाहता हूँ कि वे क्वालिटी पे ध्यान दें, अच्छी क्वालिटी का अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाएं तो अपना मार्केट बना रहेगा। कस्टमर के लिए ये है कि भाई हाथ का काम है, लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है, तो इसकी कीमत के बारे में थोड़ा सा ये नहीं सोचे कि हमको पावरलूम की सस्ती मिलती है, हैंडलूम की महंगी मिलती है। महंगी मिलने का कारण ये है कि उसमें वेजेस बहुत लगती है और इनके पैसे से कुछ न कुछ रोज़गार प्राप्त हो रहा है, इस तरफ ध्यान दें। और ये कला है जो जिंदा रहेगी, यदि नहीं मिल पाया तो धीरे धीरे लोग छोड़ देंगे, इससे बेरोजगारी फैलेगी तो इनाल में पूरा देश या राष्ट्र जो भी है वो नीचे ही आएगा। बेरोजगार जहाँ बड़ी भी है वहाँ पर देश उन्नति नहीं कर पाता। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मैं ही नहीं बल्कि जो भी इससे जुड़ जाए वो इसी में हो जाए, क्योंकि ये काम में इतनी बरकत खुदा ने दी है, इतनी बरकत है कि वाकई में किसी काम में इतनी बरकत नहीं है। ये अंसारियों के दिलों से पूछो कि इस काम में कितनी बरकत है। अगर वो कोई दूसरा काम करता होता है तो उसकी पूर्ति नहीं होती है, लेकिन जब बुनकर का काम करता है तो उसकी कितना भी कम वो काम करें लेकिन उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे यूपी में भी इसका काम आ जाए भरपूर, ताकि हमको घर से बेघर नहीं होना पड़े और महेश्वर में भी खुदा इसकी मतलब और भी ज़्यादा उठा दे, जितना है उससे कहीं ज़्यादा उठा दे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके बाद से लेकर अगर आज का आप समय देखें 200 साल हुए होंगे लगभग। इन 200 सालों में हर जगह से हैंडलूम डिसअपियर हो गया। आज 90% जो हैंडलूम है, हैंडलूम में जो टेक्सटाइल बनता है वो इंडिया में बनता है। और टेक्सटाइल एक ऐसी चीज़ है कि हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स होगा हमारी गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए। और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे एसेट है, इसको हमें बचा के रखना। अगर हमने 50 साल बचा के रख लिया तो इतना ब्राइट फ्यूचर हमारे देश का होगा। जो हम बोलते थे ना सोने की चिड़िया, हम क्या बेचते थे? मसाला और कपड़ा ही तो बेचते थे। अभी भी हमारे पास वही चीज़ है। तो सोचने की बात है और तय करने की कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं।